Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. So today we are discussing class number 11 for the free crash course for DSSB PGT Computer Science. सो जो भी स्टूडेंट्स DSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, जस्ट आपको सारी क्लासेस देखनी है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाया करें। और आज हमारी 11th क्लास है। इससे पहले हम 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 5 टॉपिक्स को कवरअप किया है। सारा सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकता एक क्लास के अंदर, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कवर किया जाए, क्योंकि जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर हम उन टॉपिक्स को कवरअप करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ठीक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। एक दिन हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवरअप करते हैं, देन उन्हीं टॉपिक से या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको साथ में ये भी पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो इससे प्रीवियस क्लासेस में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, HTML, XML, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये 10 क्लासेस में हमने ये 5 सब्जेक्ट्स कवरअप किए हैं। 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 5 सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं DSSB PGT कंप्यूटर साइंस में और KVS, NVS या फिर HTET और HSSC PGT कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हमने एक एक क्लास में रिकवर किया है। सो आज की हमारी क्लास जो होगी क्लास नंबर 11, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवरअप करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी अच्छे खासे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप किसी एग्ज़ाम को देख लें, PGT लेवल का हो, नेट लेवल का हो, गेट लेवल का हो, CPU शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो CPU शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन मिनिमम आप एक क्वेश्चन लगा के चले, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन किस टर्म में पूछेगा? आपसे पूछेगा टर्न अराउंड टाइम। इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो दिया हुआ होगा, सेट ऑफ प्रोसेस होंगी, उनसे रिगार्डिंग आपसे पूछेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ होगा कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कब किया, या फिर मे भी आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछ सकता है सभी प्रोसेस का, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सो CPU शेड्यूलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इजी टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन वहीं पे अगर आपने इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी टेबल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टर्न अराउंड टाइम पूछ सकता है, कंप्लीशन टाइम पूछ सकता है, वेटिंग टाइम पूछ सकता है, रिस्पॉन्स टाइम पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और अगर आपने कहीं पे कैलकुलेशन एरर किया तो मे बी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है। सो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ CPU शेड्यूलिंग ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार बेसिकली एग्ज़ाम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से भी एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, उनसे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मे बी किसी टेक्निक से पूछ सकता है, मे बी सिंपली पेज फॉल्ट कब होता है, पेज फॉल्ट होता क्या है, तो बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की जो साइकिल होती है, जो हमारी प्रोसेस की लाइफ साइकिल होती है, यानी कि उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो फेज़ हैं, कि कोई भी प्रोसेस न्यू में कब होगी, न्यू से रेडी में कब जाएगी, कौन डिसाइड करता है रेडी से रनिंग स्टेट में जाने के लिए। सो ये सब चीज़ें भी हमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। डेडलॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। पिछली बार 2 क्वेश्चन डेडलॉक की कंडीशन से पूछे गए थे, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जो कि डेडलॉक के लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से भी बहुत बार देखने को मिला है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग, उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर पूछा जा सकता है आपसे, उनके दूसरे दूसरे नेम पूछे जा सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, सीमाफोर का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, और रेस कंडीशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस पूरे सब्जेक्ट को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय अगर आप फर्दर कोई अलग सब्जेक्ट या फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिटेल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स आपको मिलेगा GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ऐप पे आपको आपका कोर्स मिलेगा। PGT लेवल के हर कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। PGT कंप्यूटर साइंस के तो हैं ही, फर्दर अगर आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की लाइफ साइकिल होती क्या है। और प्रोसेस किसे कहते हैं हम, प्रोसेस किसे कहते हैं, कोई भी रनिंग प्रोग्राम, उसको हम क्या कह सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या रहेगा, उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, किस स्टेज के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, कौन डिसाइड करता है, ये सब हम इस लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस के अंदर स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें प्रोसेस, तो प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस अगर हम जनरली बात करें तो प्रोसेस हमारा कोई भी रनिंग प्रोग्राम, प्रोसेस हम किसे कहते हैं, कोई भी रनिंग प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। यानी कि उसको रनिंग टाइम पे, यानी कि वो एक ऐसी एक्टिव एंटिटी होती है जिसको रनिंग टाइम पे किसी न किसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, किसी न किसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। लाइक स्पेस हो सकता है वो मेमोरी में, CPU टाइम हो सकता है, सिस्टम बस के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो कुछ भी काम हो सकता है कि कोई भी एक एक्टिव एंटिटी जो कि हमारे PC के अंदर है, कोई रनिंग प्रोग्राम है जो एक्टिव एंटिटी है, उसको जब रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लाइक स्पेस, लाइक CPU टाइम, मेमोरी मैनेजमेंट, रजिस्टर, सिस्टम बस, जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी रनिंग प्रोग्राम को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। और हर एक प्रोसेस के लिए एक PCB जनरेट किया जाता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक प्रोसेस का खुद का PCB क्रिएट करता है। PCB क्या होता है, PCB स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कई बार PCB से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB होता है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोसेस की सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स फीड होती हैं, कि वो प्रोसेस कब आई है, उस प्रोसेस की ID क्या है, वो प्रोसेस उस टाइम पे किस स्टेट पे है, प्रायोरिटी क्या है उसकी जो फाइल्स हैं उन सभी की लिस्ट, उसको कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, उसको मेन मेमोरी कितनी चाहिए, रजिस्टर किस टाइम पे चाहिए। तो वो सारी की सारी डिटेल्स बेसिकली उस प्रोसेस के PCB के अंदर होती हैं। और हर एक प्रोसेस का नया PCB क्रिएट किया जाता है, और जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो उस
पीसीबी को डिलीट कर दिया जाता है। और वो पीसीबी और हर एक प्रोसेस का जो पीसीबी होगा उसकी आईडी, पीसीबी की जो आईडी होगी यानी कि प्रोसेस आईडी, वो सभी की यूनिक होगी। और जब वो पीसीबी डिलीट हो चुका होगा तब वो आईडी किसी अनदर प्रोसेस को दी जा सकती है। सो ये कुछ कंसेप्ट होता है पीसीबी का। सो अगर हम बात करें टोटल स्टेजेस या फिर साइकिल क्या रहती है हमारी, तो सबसे पहली होती है हमारे पास न्यू स्टेट। कौन सी स्टेट होती है? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कौन सी होती है? मीन्स जिस टाइम पे कोई प्रोसेस क्रिएट हुई है। न्यू स्टेट कौन सी होगी? जिस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट हुई है और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट पीसीबी भी जनरेट कर दिया गया है। देन नेक्स्ट स्टेट आती है न्यू स्टेट से कोई भी प्रोसेस आफ्टर, जब कोई प्रोसेस आई है उस प्रोग्राम में तो वो क्या होगी? न्यू स्टेट में होगी। देन उसके बाद वो शिफ्ट करती है रेडी स्टेट में। देन उसके बाद वो शिफ्ट करती है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में मीन्स कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस रेडी क्यू में लगी हुई है जब कि उसको अपना एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू चाहिए। यानी कि उसने एक क्यू के अंदर एंट्री ले ली है, किसी एक प्रोसेस ने क्यू के अंदर एंट्री ले ली है कि उसको अपने वर्किंग के लिए, उसको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू चाहिए। कब मिलेगा, कितनी देर बाद टाइम उसकी टर्न आएगी, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ वो रेडी क्यू में आ चुकी है। मीन्स वो पर्टिकुलर प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुकी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अराइवल टाइम। जब सीपीयू शेड्यूलिंग का कंसेप्ट आता है जिसमें हम कहते हैं अराइवल टाइम, मीन्स वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में एंटर कर चुकी है। अब ये कौन डिसाइड करता है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने के लिए? ये भी कंसेप्ट पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे एक बार। पहले पूरा लाइफ साइकिल जनरेट कर लेते हैं। रेडी स्टेट के बाद कोई प्रोसेस कहाँ जाएगी? जब वो रेडी स्टेट में आई है तो रेडी में वो क्या कर रही है? अपने रनिंग प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट कर रही है, यानी कि रेडी क्यू में लाइन में लगी हुई है कि कब उसको सीपीयू मिलेगा। और जब उसकी टर्न आएगी, यानी कि वो किस स्टेट में जा चुकी है? रनिंग स्टेट में। किस स्टेट में जा चुकी है? रनिंग स्टेट में। यानी कि रेडी के बाद कहाँ जाती है? रनिंग में। यानी कि रनिंग मीन्स उसको उस टाइम पे सीपीयू अलोकेट हो चुका है। और अगर उसने अपना सीपीयू से जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम उसको मिल गया है, उसने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सपोज वो एग्जिट होना चाहती है तो वो कहाँ जाएगी? टर्मिनेटेड स्टेट पे। कहाँ पे जाएगी? टर्मिनेटेड स्टेट पे। अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो गया है तो वो कहाँ जाएगी? टर्मिनेटेड स्टेट पे। वहीं पे अगर सपोज वो अपना सीपीयू टाइम यूज़ कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, उस टाइम पे अगर उसको कोई अपना आईओ डिवाइस वर्क परफॉर्म करना है, सपोज उसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, उसको अपना कोई आईओ इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए उसको पहले क्या करना होगा? वेट करना होगा। वो कहाँ जाएगी? रनिंग स्टेट में। सपोज वो सीपीयू के साथ जब एग्जीक्यूशन कर रही थी तो कुछ टाइम तो उसको सीपीयू के साथ चाहिए था, कुछ टाइम उसको अपना आईओ डिवाइस के लिए चाहिए था। आईओ डिवाइस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उसके बाद वो रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगी? सीपीयू के बाद रनिंग स्टेट से कहाँ पे जाएगी? वो वेटिंग स्टेट में। कहाँ पे जाएगी? वेटिंग स्टेट में। कब जाएगी? जब अगर वो अपने आईओ इवेंट के लिए वेट कर रही है, सपोज उसको किसी काम के लिए वेट करना है या फिर उसको उस टाइम पे सीपीयू नहीं चाहिए, तो वो कहाँ आ जाएगी? वेटिंग स्टेट में। और अगर उसने अपना आईओ इवेंट कंप्लीट कर लिया, इनपुट आउटपुट इवेंट जो उसका काम था, अगर उसका वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो दोबारा से कहाँ चली जाएगी? रेडी स्टेट में। कहाँ चली जाएगी? रेडी स्टेट में। अब उसके बाद आती है, अगर वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो वेटिंग स्टेट में थी, अगर वो सस्पेंड, कई बार उस वेटिंग स्टेट से उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो कहाँ जाती है? सस्पेंडेड वेटिंग में। और जब अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है, उसको वहाँ से जब सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि अभी तुम्हारी टर्न नहीं आनी, तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगी? सस्पेंडेड रेडी में। कहाँ जाएगी? सस्पेंडेड रेडी में। तो 2 स्टेट और होती हैं हमारी, कौन कौन सी?
अगर वेटिंग स्टेट में ने उसको सस्पेंड कर दिया, यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस अभी अपना आईओ परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो कहाँ जाएगी, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में। सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में जाने के बाद, और अगर वो दोबारा से रिज्यूम करना चाहती है, दोबारा से रिज्यूम करना चाहती है, तो कहाँ जाएगी, वेटिंग में। यानी कि उसने काफ़ी टाइम के लिए वेट कर लिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि हाँ उसकी टर्न आने वाली है, तो वो कहाँ चली जाएगी, जब वो रिज्यूम कर चुकी होगी तो वो कहाँ जाएगी, वेटिंग स्टेट में। सेम यही होता है रेडी स्टेट में। सपोज अगर उसने अपना आईओ इनपुट, आईओ इवेंट या फिर कोई अदर इवेंट उसका था, अगर वो उसने अपना कंप्लीट कर लिया, सस्पेंडेड वेटिंग में काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, उसको सस्पेंड कर दिया कि हाँ जा तू अपना काम कर ले, उसने अगर अपना काम कर लिया सस्पेंडेड वेटिंग में, सो अगर उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है तो वो दोबारा से जाएगी सस्पेंडेड रेडी में। कहाँ जाएगी, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। सस्पेंडेड रेडी स्टेट का मतलब है कि यहाँ से अब उसको रेडी स्टेट में जा सकती है। सस्पेंडेड रेडी का मतलब है कि उसने अपना आईओ परफॉर्म कर चुकी है, अब वो वहाँ से भी दोबारा रेडी में जा सकती है। अगर वो वेटिंग से रेडी में नहीं जा पाई तो वो सस्पेंडेड रेडी से भी रेडी में जा सकती है। और अगर यहाँ से कोई प्रोसेस किसी को सस्पेंड किया जाता है तो भी वो सस्पेंडेड रेडी में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट है हमारा, अगर कोई रनिंग स्टेट में किसी प्रोसेस को सस्पेंड किया जाता है तो भी वो सस्पेंडेड रेडी में चली जाती, ये एक अलग फंडा है। यहाँ से एग्ज़ाम में आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो देख लो एक बार। आपसे पूछा जाएगा जब कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, यानी कि कोई प्रोसेस न्यूली क्रिएट हुई है, न्यूली कोई प्रोसेस क्रिएट हुई है, वो रेडी में कब जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा। न्यू से रेडी में कौन सी प्रोसेस जानी है, किस टाइम जानी है, उसको कौन डिसाइड करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन डिसाइड करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, उसके बाद बात आती है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। रेडी स्टेट से कि रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेस हैं, एक तो प्रोसेस है नहीं, एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं, उनमें से कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलना है, ये कौन डिसाइड करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लेकिन लेके कौन जाता है, डिस्पैचर। लेके कौन जाता है, डिस्पैचर। वहीं पे कई बार रनिंग स्टेट में जब कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कर रही होती है तो वहाँ पे कुछ इंटरप्ट हो जाता है, या फिर कह लो कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है, एंटर कर जाती है। सपोज़ जैसा आप देखते हैं, सपोज़ आप किसी हॉस्पिटल में गए हुए हैं, एक नॉर्मली किसी पेशेंट को डॉक्टर देख रहा है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है, वहीं पे कहीं वहीं पे अगर किसी एट द टाइम ऑफ मूवमेंट अगर कोई हायर अथॉरिटी चली जाती है तो सारा स्टाफ उसी के पीछे चला पड़ता है। वो डॉक्टर जो है वो भी उस नॉर्मल पेशेंट को छोड़ के कि हाँ ठीक है तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, उसको उस टाइम पे वहीं पे ड्रॉप करते हैं और उस हायर अथॉरिटी को सबसे पहले देखने चले जाते हैं। यानी कि वो जो पेशेंट था वो उस टाइम पे कहाँ था, रनिंग स्टेट में, उसको कहाँ भेज दिया, रेडी स्टेट में। और कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जैसे ही सीपीयू में आना चाहेगी तो उसको पहले सीपीयू देंगे एज कंपेयर टू जो प्रोसेस अपना वर्क कर रही थी उसके। जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रही थी उसको प्रीएम्प्ट कराएंगे, फोर्सफुली प्रीएम्प्ट कराएंगे सीपीयू से, कंटेक्स्ट स्विच करना होगा और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट कर दिया जाएगा। सो ये काम कब होता है, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में, जब कोई इंटरप्ट अक्कर होती है, जब कोई इंटरप्ट अक्कर होती है। और अगर कोई प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है, एग्जिट कर रही है, तो वो कहाँ जाएगी, टर्मिनेटेड स्टेट में। अगर कोई प्रोसेस अपना आईओ इवेंट परफॉर्म करना चाहती है, उसके लिए वेट करना चाहती है, वेट फॉर आईओ इवेंट, तो वो जाएगी वेटिंग स्टेट में। और अगर उसने अपना आईओ इवेंट कंप्लीट कर लिया है तो वो दोबारा से रेडी स्टेट में चली जाएगी। सपोज कोई एक प्रोसेस उसने थोड़ी देर के लिए सीपीयू काम किया, सीपीयू पे एग्जीक्यूशन किया, देन वो आईओ डिवाइस उसको चाहिए थे, कुछ प्रिंटर यूज़ करना था
या फिर कोई अनदर डिवाइस यूज़ करना था, तो वो अपना वो काम करने के बाद दोबारा से कहाँ चली जाएगी, रेडी स्टेट में। और अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया था तो सस्पेंडेड वेटिंग से भी अगर उसका आईओ इवेंट कंप्लीट हो चुका है तो भी वो दोबारा से सस्पेंडेड रेडी में भी जा सकती है, मे बी रिज्यूम होके वेटिंग स्टेट में भी जा सकती है। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा लाइफ साइकिल होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कौन डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस जाएगी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन सी प्रोसेस जानी है ये कौन डिसाइड करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और वेटिंग स्टेट से सस्पेंडेड वेटिंग में कौन जाएगी, इसको डिसाइड कौन करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। और रेडी से सस्पेंडेड रेडी में कौन जाएगी, इसको भी कौन डिसाइड करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड थर्ड वन इज मिड टर्म शेड्यूलर। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम परफॉर्म करता है कि कौन सी प्रोसेस न्यू से रेडी में जाएगी, न्यू टू रेडी स्टेट। इस प्रोसेस को कौन देखता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसीजन लेता है कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगी, रेडी टू रनिंग के लिए कौन डिसीजन लेता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और अगर हम बात करें मिड टर्म शेड्यूलर की, तो ये बेसिकली ट्राई करने की जो हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती हैं, यानी कि जब नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं उनको मैनेज किस तरीके से करना है, मेन मेमोरी में कौन सी प्रोसेस रहनी है, या फिर टेम्परेरीली उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सस्पेंड करना है, यानी कि वेटिंग टू सस्पेंडेड वेटिंग या फिर रेडी टू सस्पेंडेड रेडी। इन स्टेट्स पे जाने के लिए, यानी कि टेम्परेरीली अगर किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना है तो ये काम कौन देखता है, मिड टर्म शेड्यूलर। कौन देखता है, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, ये बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को मैनेज करने की ट्राई करता है। सो ये 3 टाइप के शेड्यूलर हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा CPU शेड्यूलिंग। अब अगर हम बात करें CPU शेड्यूलिंग की, तो CPU शेड्यूलिंग के अंदर हम अलग अलग एल्गोरिदम पढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, एंड फोर्थ वन इज प्रायोरिटी। सो ये 4 टाइप के एल्गोरिदम हैं। इनसे अलग भी हैं बहुत सारे, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं वो ये 4 ही हैं। इनसे अलग कोई और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। उसके बाद बात आती है कि जो शेड्यूलिंग हम करते हैं वो कितने टाइप से करते हैं। ये तो हमारी एल्गोरिदम है कि किस किस मेथड से कर सकते हैं। शेड्यूलिंग कर कैसे सकते हैं, तो वो 2 टाइप्स हैं हमारे, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नेक्स्ट वन इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस CPU में एंटर कर गई है तो उसके बाद उसको हम फोर्सफुली उस प्रोसेस से CPU अलोकेट नहीं करा सकते, प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। जब वो खुद से बाहर आना चाहेगी, अगर उसने अपना CPU का एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लिया है, अगर वो CPU से एग्जीक्यूट करना चाहती है, बाहर आना चाहती है अपनी मर्जी से, तो ही वो टर्मिनेट करेगी खुद से। या फिर वो खुद से वेटिंग स्टेट में जाना चाहती है, किसी IO इवेंट को परफॉर्म करना चाहती है, तो वो कंटेक्स्ट स्विच कर सकती है, तो वो CPU को ड्रॉप कर सकती है, यानी कि अपनी मर्जी से करेगी जो भी करेगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्रीएम्पशन की, दैट मीन्स जहाँ पे हम किसी एक प्रोसेस को फोर्सफुली CPU से बाहर लेके आए। फोर्सफुली कब हो सकता है, या तो हमने एग्जाम्पल लिया था सेम कि जब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को दोबारा से रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है।
तो हम प्रीएम्प्ट करा सकते हैं, कंटेक्स्ट स्विच करा सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस से सीपीयू को टर्मिनेट करा सकते हैं, सीपीयू को अलोकेट करा सकते हैं। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं प्रीएम्प्टिव अप्रोच कब यूज़ होती है, मे बी वहाँ पे टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया हो, मे बी वहाँ पे टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया। टाइम क्वांटम मीन्स जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक टाइम क्वांटम दिया होता है कि किसी एक पर्टिकुलर, सपोज टाइम क्वांटम दे दिया 2 यूनिट, सपोज टाइम क्वांटम दिया 2 यूनिट, तो एक प्रोसेस को जितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए उसमें से सिर्फ वो 2 टाइम के लिए ही सीपीयू को ले पाएगी। उसके बाद उसको फोर्सफुली कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फोर्सफुली कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन फिर भी उसको कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा। आई होप प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग एल्गोरिदम्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करती है। जो प्रोसेस जिस टाइम पे आई है, अराइव हुई है, उसको उसी टाइम पे सीपीयू मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें जब आप रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगते हैं तो जिस टाइम जहाँ पे आपने एंटर किया था लाइन में लगना, हाँ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो डायरेक्ट आगे खिड़की पे के पास जाके बिना लाइन लगाए टिकट ले लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो वहाँ पे एक लाइन मेंटेन करके चलते हैं और जब उनकी टर्न आती है तभी उन्हें टिकट मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली क्यू को फॉलो करता है, मीन्स जो हमारी एक क्यू होती है उसको मेंटेन रखता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अलग अलग टर्न अराउंड टाइम को या फिर कंप्लीशन टाइम को, वेटिंग टाइम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। अराइवल टाइम और बस टाइम ये हमें पहले से गिवन होता है, अराइवल टाइम और बस टाइम हमें गिवन होता है। सपोज 0 1 2 3 4, 3 2 1 4 2। सपोज अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया, ये मैं रैंडमली ले रही हूँ अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन कहीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट रैंडम आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। जस्ट वेट अ मिनट। एक मिनट के लिए चार्जिंग लगाते हुए चार्जिंग खत्म हो गई है। सो ये हमने कुछ प्रोसेस ली हैं, उनका अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक जाइंट चार्ट बनाना होता है। जाइंट चार्ट हम बनाते हैं मीन्स कौन सी प्रोसेस को किस टाइम पे सीपीयू अलोकेट हुआ है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस आई कौन सी है रेडी क्यू में। सो हमारी प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, सबसे पहले तो 0 टाइम पे, यानी कि P0 ही प्रोसेस आई है, तो P0 को ही सीपीयू मिलेगा। अब कौन सी एल्गोरिदम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो प्रोसेस आई है उसको उसी टाइम पे सीपीयू मिल जाएगा, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है वो हमारी नॉन प्रीएम्पशन होती है। इसको हम फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते, सीपीयू को अलोकेट नहीं, वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच नहीं हो सकता। सो जितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए उतनी देर के लिए सीपीयू मिलेगा। P0 को 3 टाइम्स के लिए चाहिए था तो 3 टाइम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है P1 प्रोसेस। जब तक P1 भी आ चुकी है P2 भी आ चुकी है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होते तो हम पहले किसको सीपीयू देते, P2 को। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी है, 1, यानी कि जिसको सबसे कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए वो कौन सी है, 1, P2 प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे कैसा है, जिस टाइम पे जो प्रोसेस अराइव हुई है उसको उसी टाइम पे सीपीयू मिलेगा। P0 के बाद कौन सी प्रोसेस आई थी, P1, तो उसके बाद किसको सीपीयू मिलने वाला है, P1 को। कितनी देर के लिए, 2 टाइम के लिए, यानी कि 3 टाइम्स तक तो सीपीयू पे काम किया P0 ने। आगे 2 टाइम के लिए काम करेगी P1, यानी कि 3 + 2 5,
और जाइंट चार्ट को हमेशा ड्रॉ जब आप करना स्टार्ट करें तो इनिशियली आप करेंगे 0 से स्टार्ट। देन P2 भी आ चुकी है, P3 भी, P4 भी, और एक एक प्रोसेस को हम CPU अलोकेट कराते जाएंगे। 1 टाइम के लिए चाहिए तो 5 + 1 6, देन P3 को मिलेगा 6 + 4 10, देन P4 को मिलेगा 10 + 2 12। अब आपको यहाँ पे निकालना है कंप्लीशन टाइम। क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी CPU से बाहर कब गई है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी CPU से बाहर कब गई है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीशन टाइम। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने किस टाइम पे टर्मिनेटेड स्टेट में एंटर किया है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने किस टाइम पे टर्मिनेटेड स्टेट में एंटर किया है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीशन टाइम। यानी कि जो जो प्रोसेस बाहर जाती गई उनको हम नोट डाउन करेंगे, और हमेशा कंप्लीशन टाइम नोट करना शुरू करना राइट टू लेफ्ट। कहाँ से शुरू करेंगे? राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जहाँ जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होंगे मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूँगी, तो आप हमेशा राइट टू लेफ्ट 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आइडेंटिफाई करना। P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 12, यानी कि 12 टाइम पे P4 टर्मिनेटेड स्टेट में एंटर कर चुकी थी। P3 ने कब बाहर गई CPU से, यानी कि रनिंग स्टेट से कब बाहर गई है? 10 टाइम पे P3, देन P2 6, देन P1 5 टाइम पे। P1 किस टाइम पे? 5 टाइम पे। एंड देन P0 3 टाइम पे। तो ये आ गया हमारा कंप्लीशन टाइम। उसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम, या तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम के लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और अगर वैसे जनरली हम बात करें कि टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने CPU में कितनी देर के लिए, वो सिस्टम में कितनी देर के लिए रही है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस CPU में कितनी देर के लिए रही है। ठीक है, या तो उसने वेट किया हो, या फिर उसने, यानी कि जो भी उसका जिस टाइम वो अराइव हुई थी और जब वो CPU से बाहर गई है, उसके बीच के टाइम को हम क्या कहेंगे? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम। उसके बीच के टाइम को हम क्या कहेंगे? टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जब वो प्रोसेस अराइव हुई थी और जब वो प्रोसेस CPU से बाहर गई है, एग्जिट करके गई है, तो उस टाइम पीरियड के बीच वाले टाइम को हम क्या कहेंगे? यानी कि 3 - 0, 5 - 1, 6 - 2, 10 - 3, 12 - 4. So 3 - 0, 3, 5 - 1, 4, 6 - 2, 4, 10 - 3, 7 and 12 - 4, 8. तो ये आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अगर आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछे तो आप इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोसेस। कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं? 0 to 4, यानी कि 5। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। उसके बाद क्या आता है? वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने कितनी देर के लिए वेट किया है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने CPU जब तक उसको नहीं मिला उस टाइम तक कितनी देर उसने रेडी क्यू में वेट किया। CPU के लिए किसी प्रोसेस ने कितनी देर के लिए वेट किया है, उसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम भी निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या था कि जब वो एंटर की थी और जब वो बाहर गई है, वो टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होगा? उसको CPU कितनी देर के लिए चाहिए था और वो बाहर किस टाइम गई है, तो बीच का क्या टाइम बच गया, यानी कि उस टाइम पे वो बेचारी वेट करती रही कि CPU तो मिला उसको 3 टाइम पे, वो एंटर किया था उसने 0 पे, तो यानी कि उसने बाकी टाइम के लिए क्या किया? वेट किया। वेटिंग टाइम को आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस
एंटर कब हुई थी और उसको CPU कब मिला, तो उस टाइम पीरियड के बीच के टाइम को हम क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम। तो या तो फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, यानी कि 3 - 3, 4 - 2, 4 - 1, 7 - 4, 8 - 2, 8 - 2 6, 7 - 4 3, 4 - 1 3, 4 - 2 2 एंड 3 - 3 0। सो यहाँ पे भी अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, 0 + 2 + 3 + 3 + 6 डिवाइड बाई 5, टोटल 5 नंबर ऑफ प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है वेटिंग टाइम निकालने का, अब एक एक प्रोसेस के लिए निकालना पड़ेगा। देखते हैं, P0 कब आई थी, 0 पे, CPU कब मिला, 0 पे, वेट कितनी देर किया, 0 टाइम। P1 कब आई थी, 1 पे, CPU कब मिला, 3 पे, यानी कि कितनी देर के लिए वेट किया, 2 टाइम के लिए। P2 कब आई थी, 2 पे, CPU कब मिला, 5 पे, यानी कि 3 टाइम वेट किया। P3 कब आई थी, 3 पे, CPU कब मिला, 6 पे, तो 3 टाइम वेट किया। P4 कब आई थी, 4 पे, CPU कब मिला, इनकी जो ये स्टार्टिंग वाला कंटेक्स्ट स्विच जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस छोड़ के गई थी, यानी कि 10 पे, तो 10 - 4 6 टाइम्स वेट किया। इस तरीके से भी आप वेटिंग टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क देती हूँ, उसको आप खुद से एक बार खुद से सॉल्व करना। देन नेक्स्ट क्लास में जो बाकी की एल्गोरिदम हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हुए चलूँगी, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे उसको आपको सॉल्व करना है। सो P0, P1, P2, P3 3 प्रोसेस हैं। अराइवल टाइम है 1, अराइवल टाइम है 1 0 2 3, बस टाइम है, बस याद रखना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे एंटर की है, 3 2 1 4। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे, आप पिक्चर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके साथ ही या फिर आप इसका आंसर बताएंगे मुझे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा और एवरेज वेटिंग टाइम क्या रहेगा सभी प्रोसेस के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं बताते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके साथ ही ये क्लास कैसी लगी है उसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। फर्दर अगर आप कोई अनदर टॉपिक या अनदर सब्जेक्ट चाहते हैं जो कि इन फ्री क्रैश कोर्स के अंदर कवर कराया जाए, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पहले कौन सा टॉपिक चाहिए। तो टॉपिक हो या फिर कोई फर्दर पूरा सब्जेक्ट हो, उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्री करेंगे उस सब्जेक्ट को हम पहले कर लेंगे। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आज क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रीवियस PGT लेवल के एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से 13 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप देख सकते हैं एक अकेले सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आना छोटी बात नहीं है, कितना ज़्यादा स्कोरिंग है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।